क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 लाइट पार्ट 1 में बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। बट नाउ क्वेश्चन ये है कि स्फेरिकल मिरर्स पे इमेज फॉर्म कैसे होने वाली है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो हमें पता है, और लेंसेज क्या होते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं एक और बंक पर। तो अब बात करेंगे फाइनली इमेज फॉर्मेशन की स्फेरिकल मिरर से। तो अब क्या होगा, अलग अलग जगह अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेजेस भी कहां बनने वाली है, अलग अलग जगह। और यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम इधर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज कहां बनेगी, और जब हमने कहीं और ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहां बनेगी, और जब ऊपर रखा तो कैसी बनने वाली है, यही सब डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। और पहले किसको लेके डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव मिरर कौन कौन सी बनाने वाला है। तो किसको लेके डिस्कस कर रहे हैं, पहले कॉनकेव मिरर कौन कौन सी इमेज बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रही होगी, ठीक है। क्या है, स्क्रीन पर टेबल दिख रही है। घबराना नहीं है सर, इतनी बड़ी टेबल कैसे करेंगे, सिर्फ 6 ही है, ठीक है। यानी कि 6 केसेस हमको देखने को मिलते हैं कॉनकेव मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन में। और यहां पर क्या होगा, जो पहला कॉलम है वो क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या बता रहा है, उसका रे डायग्राम, ठीक है, कि उसे एक्सप्रेस कैसे करना है। और पहला पार्ट देख के इसमें आप बहुत ज्यादा मास्टर बन चुके हैं, बट फिर भी यहां पर भी अपन उसका डिस्कशन करेंगे। और जो तीसरी चीज देखने को मिल रही है कि इमेज कहां पे बनेगी, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। और जो लास्ट चीज देखने को मिल रही है कि नेचर क्या होगा इमेज का, वो इमेज बनने कैसे वाली है, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है, यही सब। तो चलिए शुरू करते हैं। और पूरी टेबल पे नजर नहीं रखनी है, जिस केस की बात करेंगे उसी केस पे नजर रखनी है आप लोगों को। तो यहां पर क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, कहां पर है, इंफिनिटी पर, कोई दिखेगा ही नहीं, कुछ अंत ही नहीं है, ठीक है। कहां पर है, इंफिनिटी, मतलब नो लिमिट, कहीं भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, इंफिनिटी से हमने क्या देख लिया, ऑब्जेक्ट है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पहला केस में इंफिनिटी। अब रे डायग्राम देखते हैं। अब रे डायग्राम में क्या होने वाला है, रे डायग्राम में 2 लाइट रेज आ रही है, देखिए बाहर से आ रही है, वो बीच वाली तो हमेशा रहेगी जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां से 2 पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की। एक मिनट, अपन ये डिस्कस कर चुके थे पहले। क्या होगा यहां पर, जब प्रिंसिपल एक्सिस के 2 रेज पैरेलल आएगी तो वो दोनों रिफ्लेक्ट होके टकरा के कहां पर जाने वाली है, फोकस पर जाने वाली। और यहां यही तो हो रहा है, देखिए दोनों रेस कहां चली गई है, फोकस पर चली गई है। और ये दोनों रेस मिल भी कहां पर रही है, अब ये जो ऊपर वाली है और नीचे वाली है, फर्स्ट वाले में वो कहां पर जा रही है, फोकस पे जा रही है और वहीं पे मिल रही है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जहां पर भी 2 रेस मिल जाएगी वही पॉइंट क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा, यानी कि वहीं पर इमेज फॉर्म होने वाली है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ, जब हमने इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा तो रे डायग्राम में हमने क्या देखा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जा रहा है, फोकस पे जा रहा है। तो अब पोजीशन ऑफ इमेज में हम क्या लिख सकते हैं, इमेज कहां पर बनने वाली है, कहां पर बन रही है, फोकस पे बन रही है, यानी कि एफ पे। तो जो ए बी होगा वो क्या बताता है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, जो इंफिनिटी पे दिख रहा है। और ए डैश और बी डैश क्या होता है, इमेज बता रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर ए डैश बी डैश जो हमारा है वो एफ पर है, ठीक है। और यहां पर नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि एफ पे हमें दिख गया है कि वहां इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमें एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया है जो इमेज की पोजीशन है वो कहां पर है, प्रिंसिपल फोकस पर। और अब ये इमेज बनने कैसे वाली है, ये इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। कैसी बनने वाली है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो पहला केस क्लियर है, जब ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी पर तो इमेज बनने वाली है एट
फोकस। तो चलिए बात करते हैं दूसरे केस की। अब जो सेकंड में है वहां पर क्या है, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो कहां पर होने वाली है, सीओसी के भी पीछे। और सीओसी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिगर नंबर 2 पे नजर रखनी है, ठीक है। पहली चीज क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, सीओसी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे। अब रे डायग्राम में देखिए, ठीक है, और हम यहां पर ऑब्जेक्ट को किससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ए बी से। तो ए बी कहां पर लिखा हुआ है, वो जो आपको सेकेंड वाले में रे डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो सी हमारा जो बीच वाली है लाइन, उसको क्या है, जो सी है वो क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके पीछे देखिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, उसके भी उधर। तो सी के थोड़ा सा उधर हमें दिख रहा है ए बी, और वही क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बात तो यही है ना कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इमेज कहां पर बनने वाली है। अब इमेज बनेगी जो हमारा फोकस है, ठीक है। पहले भी फोकस पे बनी थी ना, लेकिन इस बार फोकस पे नहीं बन रही है, पूरा सुनो, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, तो इमेज कहां बनने वाली है, इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहां पर बनने वाली है, वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और उसके आगे जो फोकस है उसके बीच में बनेगी। कहां पर बन रही है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये इमेज कब देखने को मिल रही है, यानी कि इमेज कब बनने वाली है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी बियॉन्ड, यानी कि उसके पीछे। तो ये था केस नंबर 2, हमें समझ में आ गया ऑब्जेक्ट कहां पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और इमेज कहां पर बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और अब ये जरा नेचर ऑफ इमेज कैसा होने वाला है, ये भी होगी रियल और इन्वर्टेड। तो हमें ये चीज समझ में आ गई, सेकंड वाला केस भी समझ में आ गया है। और यहां पर सेकंड वाले रे डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं, और इस बार सिर्फ रे डायग्राम को देख के समझते हैं। देखिए ए बी कहां लिखा है, सी के उधर, तो क्या लिख देंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज फॉर्म कहां पर हो रही है, ढूंढो ढूंढो, ए डैश और बी डैश ढूंढो। ए डैश बी डैश सेकंड वाले रे डायग्राम में कहां पर है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और वहां पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये एज इट इज आपको ये सब केसेस ऐसे ही याद करना है, ठीक है। आगे के मैं आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं बता रहा हूं कि हमें सारे केसेस ऐसे ही देखने हैं। पहले हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखा, इमेज कहां पर बन रही है, और उसका रे डायग्राम हमें बनाना आ जाना चाहिए। और नेचर ऑफ इमेज याद करना हमारे लिए इतना बड़ा टास्क नहीं रहना है। तो चलिए केस 2 ओवर करने के बाद समझते हैं केस नंबर 3 को। तो अब बात करने वाले हैं हम थर्ड केस के बारे में, लेकिन थर्ड से पहले हम बात करेंगे फोर्थ की, ठीक है। चिंता मत कीजिए, थर्ड को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फोर्थ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो सेकंड वाले का एकदम उल्टा है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर अब आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। पिछली बार जहां पर इमेज बन रही थी वहां पर ही अब इस बार ऑब्जेक्ट है। तो हमारे फोर्थ वाले केस पे आपको अभी नजर रखनी है, यहां पर क्या हो रहा है, जो फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इमेज कहां पर बनेगी, पिछली बार जहां पर ऑब्जेक्ट था सेकंड वाले केस में, देखिए सिंपली क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, और इमेज बन रही थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। बट ये जो फोर्थ केस है ये पूरा अपोजिट है, पूरा उल्टा इसमें हो रहा है। क्या हो रहा है, इस बार ऑब्जेक्ट रख दिया है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। तो ये हमें समझ में आ गया, जो सेकंड और फोर्थ है वो एक दूसरे का अपोजिट ही है, ठीक है। बस ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह करना है, इमेज को ऑब्जेक्ट की जगह करना है। बट फोर्थ वाले केस में जो इमेज यहां पर बनने वाली है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और थोड़ी सी मैग्नीफाइड होगी, यानी कि हल्की सी बड़ी इमेज बनने वाली है, ठीक है। तो चलिए फोर्थ केस हमें समझ में आ गया है, जो कि सेकंड वाले का ही अपोजिट था, इसीलिए हमने पहले फोर्थ वाला डिस्कस किया। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले की, ठीक है। तो थर्ड में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रही है, देखिए रे डायग्राम में, और वापस उधर ही जा रही है। क्या कर रही है, वापस
उधर ही जा रही है। तो ये बात हमें यहां से ये समझ में आएगी कि अगर ऑब्जेक्ट सीओसी पे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहां पर बनेगी, वहीं पर बनेगी। कहां पर बनेगी, वहीं पर बनेगी। कितना सिंपल था कि ऑब्जेक्ट होगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी होने वाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और जो इमेज का नेचर होगा वो होगा रियल, इन्वर्टेड, और इमेज का साइज सेम ही होगा ऑब्जेक्ट जितना। तो ये बात हमें थर्ड केस में जो याद रखने वाली है वो क्या है, बड़ा सबसे सिंपल केस यही है, क्योंकि हमें समझ में आ गया जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसी के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब लास्ट के जो दो बचे हुए हैं इनको फिनिश करते हैं और इस चार्ट को फिनिश कर लेते हैं। अब जो फिफ्थ वाला केस है, यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, बड़ा फोकस पे रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। फोकस बना हुआ है ऑब्जेक्ट पे, तो आप भी फोकस बना के रखना है इस वाले केस में। फिफ्थ वाली जगह क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहां देखने को मिल रहा है, फोकस पे है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी, दिखेगी ही नहीं, यानी कि इंफिनिटी पर बनेगी। रे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे फोकस पे ए और बी है, यानी कि ए बी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो ए डैश बी डैश है वो जाएगा इंफिनिटी तक। यानी कि फिफ्थ वाला केस हमें सीधे से ये बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है ना तो इमेज कहां पर बनने वाली है, इंफिनिटी पर। और जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी। क्या होने वाली है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाई होगी। अब यहां पर जो लास्ट वाला है उसको देखते हैं। ये भी सिंपल था कि फोकस पर होगा तो इंफिनिटी पर बन जाएगा। और ये सभी रे डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर एक बार आपको ये चार्ट याद हो गया तो आप रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बात करते हैं लास्ट वाले की, जो कि है बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल क्या होता है, स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है। ठीक है, ऐसा स्पेरिकल मिरर है तो इसका जो सेंटर है ये पोल है, और यहां से लेके यहां तक जो एक हमको फोकस दिख रहा है, ठीक है, जो एफ दिख रहा है उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट है। और लास्ट वाला केस यही है कि जब ऑब्जेक्ट होगा पोल और फोकस के बीच में तो इमेज कहां बनेगी, इस बार कुछ नया होने वाला है। क्या होने वाला है, ये केस आपको याद रह जाएगा। बताइए क्यों। अब आप बोलेंगे सर बड़ा टफ है, कुछ नया होने वाला है, तो याद कैसे हो जाएगा। आप नई चीज है ना, तो अभी तक क्या सामने ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कुछ नया होगा ना तो आपको एकदम मार्क रह जाने वाला है, एकदम प्रिंट छोड़ जाने वाला है ये वाला केस। तो क्या है, आप अब भूलने नहीं वाले हैं, याद रखेंगे कि जब पोल और फोकस के बीच में होगा, जब ऑब्जेक्ट कहां है, पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज बनेगी इस बार बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के ही बिहाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो मिरर कहां बनने वाली है, जो इमेज है वो कहां बनने वाली है, मिरर के पीछे। तो लास्ट केस हमें समझ में आया है, जब पोल और फोकस के बीच में होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज जाएगी मिरर के पीछे। तो बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज फॉर्म होने वाली है, और ये होती है वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसी के साथ ये छह केस हमें समझ में आ गए। अभी की अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका प्रैक्टिस करना, इनको याद करना, इन सभी के रे डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। ये आने वाले सालों में भी आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आगे भी ये चैप्टर आएगा अगर आप साइंस से जुड़े रहते हैं तो यहां पर जितनी भी इमेज फॉर्म होने वाली थी कॉनकेव मिरर को लेके वो हमने डिस्कस कर ली है। तो अब क्या देखते हैं, थोड़े बहुत यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव के। ठीक है, थोड़े बोर भी हो गए तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं अपने माइंड को, तो समझते हैं यूजेस क्या क्या है कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है, ये क्या है, हेडलाइट जो होती है ना उसमें काम आ रहा है, जो टॉर्चेस है उसमें काम आ रहा है। अब डेंटिस्ट भी अपने यहाँ कौन से मिरर लगा के रखते हैं आप लोगों को पता है, वो होते हैं कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि कॉनकेव में क्या होता है, जब अपना मुंह ज्यादा तो खुलता नहीं है, ठीक है, खोलने का ट्राई मत कीजिए कि कितना बड़ा खुलता है, ठीक है, तो ज्यादा मुंह खुलता नहीं है। डेंटिस्ट को दांत का ही काम होता है, तो उन्हें क्या है, दांत थोड़े बड़े दिखने चाहिए। क्या होने चाहिए, बड़े दिखने चाहिए, और इसीलिए वो यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को, क्योंकि उसमें जो टिथ का अपीयरेंस होता है, जो दांतों का अपीयरेंस होता है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है। तो डेंटिस्ट भी क्या यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। और इसी के साथ एक और चीज जो देखने को मिलती है, जो बार्बर्स है वो भी यहां पर कौन सा यूज करने वाले हैं, यही वाला यूज करने वाले हैं। तो ये थे यूजेस कॉनकेव मिरर्स के, और इमेज फॉर्मेशन हमने सीख लिया है। तो अब किसकी बारी है, कॉन्वेक्स मिरर की बारी है। तो कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन की अब हम बात करेंगे, और वो बहुत छोटा है, डरना नहीं है। वहां पर इतने ज्यादा जो हमने केसेस अभी पढ़े हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पर बहुत
कम केसेस है, सिर्फ 2 ही केसेस है, ठीक है। आप फिंगर देख के समझ गए सर 2 ही है क्या? हाँ 2 ही केसेस है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होने वाला है कॉन्वेक्स मिरर में। तो अब इमेज फॉर्मेशन जो कि कॉन्वेक्स मिरर का है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आप क्या है, खुश हो गए क्योंकि सर पिछली बार 6 पढ़े थे कॉन्केव में और अभी यहां पर कितने पढ़ने हैं? सिर्फ 2 की ही बात करने वाले और 2 ही केस हमें देखने को मिलते हैं। एक बार हम क्या करने वाले, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट केस में हम क्या रखेंगे, इंफिनिटी पे रख देंगे, ठीक है। कहां रखने वाले? इंफिनिटी पे रख देंगे। और दूसरे केस में हम उसे कहां रखने वाले हैं? इंफिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। तो चलिए ये दोनों पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और देखते हैं कि इमेज कहां पर बनने वाली है। तो जो पहला केस हमें देखने को मिल रहा है कॉन्वेक्स मिरर में, उसमें हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया है? ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इंफिनिटी पर। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, रे डायग्राम पे नजर रखनी है, तो इमेज कहां बनने वाली है? प्रिंसिपल फोकस पे, यानी कि फोकस पे इमेज बनने वाली है, एफ पे बन रही है। बट इसमें नई चीज एक है, क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमने इंफिनिटी पे रखा तो इमेज कहां पे बन रही है? इमेज बन रही है फोकस पे, लेकिन मिरर के पीछे बनेगी। कहां पर बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। अभी हम देख रहे हैं क्योंकि जो फोकस है वो कहां है? बिहाइंड द मिरर, इसलिए इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। तो हम क्या बोलेंगे? फोकस पे बिहाइंड द मिरर। तो हमें क्लियर हो गया है जो पहला केस दिख रहा है, ऑब्जेक्ट अगर हम कॉन्वेक्स के उसमें रखेंगे इंफिनिटी पर तो इमेज मिलने वाली है मिरर के पीछे फोकस पे। और इस नेचर का होगा, यानी कि जो इमेज है वो किस नेचर का होगा? वो वर्चुअल और इरेक्ट होने वाला है। तो पहला केस बहुत सिंपल था, यही की यही याद भी हो गया होगा। तो इसी के साथ एक और याद कर लीजिए तो ये खत्म ही हो जाएगा। यानी कि अब बात करेंगे सेकंड वाले केस की। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में हमें ये देखने को मिलता है कि यहां पर अब हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले थोड़ा सा दूर, ठीक है। क्या करने वाले? थोड़ा सा दूर, ठीक है। इंफिनिटी वाले से दूर नहीं है ना, इंफिनिटी से दूर कुछ नहीं होता है, पोल से थोड़ा सा दूर ले जाना है हमें। तो क्या करेंगे? इंफिनिटी और पोल के बीच के डिस्टेंस पे, यानी कि पोल के बाद तो हमको पता ही नहीं है कुछ भी हो, ठीक है, वो इंफिनिटी है। तो पोल के थोड़ा सा उधर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी और पोल के बीच में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? इंफिनिटी और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब यहां पर आपको इमेज कहां मिलने वाली है? ये बड़ा सिंपल है, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी और पोल के बीच में तो आपको इमेज मिलेगी पोल और फोकस के बीच में। जी हाँ, यानी कि सेकंड वाले केस में हमें इमेज कहां पर मिल रही है? जो पोजीशन इमेज की वो कहां होने वाली है? बिटवीन पोल एंड फोकस, जैसा कि हम रे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। अब यहां पर भी क्या होता है, जो नेचर होगा इस इमेज का वो भी वर्चुअल और इरेक्ट होगा और ये डिमिनाइज्ड होगी। तो ये हमें क्लियर हो गया। दोनों केसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाथों हाथ हमें हैंड टू हैंड याद करना है। तो हमने देख लिए इमेज फॉर्मेशन के केस कॉनकेव को लेके भी और कॉन्वेक्स को लेके भी। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस की। इनका यूज कहां पर हो रहा है? गाड़ियों में हो रहा है, ठीक है। कहां पर होता है? जो व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं वो काहे के होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के होते हैं, ताकि उसमें बड़ा इमेज आए। और जो शोरूम्स और मॉल्स होते हैं उनमें जो ओनर्स होते हैं वो भी एक बड़ा सा मिरर लगाते हैं थोड़े से चोर चुक्कों पे नजर रखने के लिए, ठीक है। जो थीप होते हैं ना, कुछ भी सामान उठा के ले जाएंगे, चोरी कर लेते हैं, उन पे नजर रखने के लिए और सिक्योरिटी के नजरिए से ये मॉल्स और बड़े बड़े ऑफिसेज में भी लगाए जाते हैं। तो हमें कॉन्वेक्स के यूज समझ में आ गए हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया है? हमें रे डायग्राम बनाना आ गया है और हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया है, कॉनकेव का भी कॉन्वेक्स का भी। तो इन दोनों टेबल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। कॉनकेव में हमने पढ़े हैं 6 केसेस और यहां पर हमने डिस्कस किए 2 केसेस। तो इसी के साथ जो इमेज फॉर्मेशन था इनका वो खत्म होता है। और अब चैप्टर क्या है? बहुत इजी बनने वाला है। अगर हम यहां तक आ गए हैं ना तो आगे तक एकदम स्मूथली जा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि ये पूरे के पूरे रे डायग्राम्स में कुछ रूल्स है कि आपको कहां पर पॉजिटिव साइन लेना है और कहां पर नेगेटिव साइन लेना है। तो यही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम क्या करने वाले, बहुत जल्दी समझने वाले हैं और फिर कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन हम चालू करेंगे। तो क्या है वो चीज, देखिए वैसे बड़ा सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड सब अपना अपना उठा लो, ठीक है, आपका उधर वाला होगा। अब लेफ्ट हमारा जो हैंड है
वो क्या है, इसको हम घर पे क्या बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं ना, जो आपका उल्टा हाथ है उसका ज्यादा यूज नहीं करते, खाना सीधे हाथ से खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, इसको क्या बोलते हैं, उल्टा जा रहा है। लेफ्ट जा रहा है मतलब क्या, उल्टा है, ठीक है। समझ में आया, गलत है, लेफ्ट नहीं, उल्टा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उल्टे हाथ से काम नहीं करना चाहिए। तो जब चीजें लेफ्ट की तरफ जाएगी तो वो गलत है, गलत है कि नहीं है, तो वो नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। यानी कि जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम क्या साइन लेने वाले, नेगेटिव लेने वाले, यानी कि माइनस। और सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, ठीक है, सीधे हाथ से सारे काम करने चाहिए, अच्छी बात होती है। तो राइट है, ये क्या है, ये राइट हैंड है, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज राइट होगा। तो ये क्या है, सही बात है, एकदम क्या है, सही बात है। तो जब हम राइट की तरफ चलेंगे तो हम चीजों को लेंगे पॉजिटिव, और जब हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हम क्या लेने वाले, नेगेटिव। और जिंदगी में ज्यादा ऊंचाइयों को छूना चाहिए कि नीचे गिरते जाना चाहिए, नहीं सर, ऊपर जाना चाहिए, यानी कि ऊंचाइयों को छूना चाहिए। तो कोई अगर ऊपर जा रहा है तो क्या है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो जी हाँ, अगर ऊपर गई यहां से चीजें तो क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव लेंगे। और नीचे जा रहा है, नीचे जाना गलत बात है, तो साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव, यानी कि माइनस। तो समझ में आ गया है, जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे उल्टा है, उल्टा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। राइट इज ऑलवेज राइट, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा जब राइट की तरफ जाएंगे। और जीवन में ऊपर जाना अच्छी बात होती है, तो ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे डायरेक्शन में तो वो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे जाना बुरी बात है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस। तो ये था साइन कन्वेंशन, जिसको हमने बहुत इजीली समझ लिया, और स्क्रीन पे जो पिक्चर है वो अब आपको समझ में आ रही है। बट इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम पढ़ के देखते हैं। और वैसे जो कॉमन सबसे बड़ी चीज थी वो तो हम सीख ही गए कि कहां पर हमें कौन सा साइन लेना है। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हमें साइन कन्वेंशन को समझने में और ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये रहे वो पॉइंट जो कि हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझने के लिए। तो पहली चीज क्या बता रही है, हमेशा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि क्या है, हमेशा ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, मिरर कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही आने वाला है। किस साइड आने वाला है, लेफ्ट में आने वाला है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, यहां पर हमें ये चीज शो हो रही है कि जो भी डिस्टेंस होगा हमारे पैरेलल में आएगा, यानी कि जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है मिरर में, और वो पैरेलल एक्सिस अगर आ रही है तो क्या करना है, पोल से लेना है, ठीक है। पोल क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है, यानी कि जब हम डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे, जब हमें पता है कि लेफ्ट में हम क्या लेने वाले, नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, और ऊपर क्या लेने वाले, पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव। तो ये कहां से लेंगे, हमारा जो पॉइंट रहेगा एग्जैक्ट जहां से हम शुरुआत करें वो पॉइंट कौन सा होगा, तो वो पॉइंट कौन है, पोल है। यानी कि सभी डिस्टेंस को मेजर करने का काम हम कौन से पॉइंट से करने वाले हैं, पोल से करने वाले हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। तो पहला पॉइंट हमें जो बता रहा था और जो दूसरा पॉइंट बता रहा था वो बातें अब हमें क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं कि राइट में क्या होगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट मतलब उल्टा यानी कि नेगेटिव, और ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। और ये वो बातें थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी इनको समझने में। अब आगे की बात करते हैं। अगला आपको जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो याद रखना है, वो क्या है, कॉनकेव के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। क्या याद रखना है हमें, यहां से जो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। और इसी का उल्टा कर दे अगर कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स में वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हमें चीजें क्लियर हो चुकी है, एक बार समझ के देखते हैं और समराइज करते हैं। हम सभी जो ऑब्जेक्ट है उनको प्लेस करेंगे लेफ्ट में, हर किसी मिरर में, और ऊपर होता है पॉजिटिव, राइट में होगा पॉजिटिव, और लेफ्ट और नीचे क्या देखेंगे हम, नेगेटिव साइन देखेंगे। और जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, जो रिमार्किंग पॉइंट है जहां से हम सब डिस्टेंस लेने वाले हैं वो होगा पोल, और जो हम सभी डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं वो पोल से करने वाले। और एक और चीज हमने क्या देखी है, जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की होने वाली है पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन समझने के बाद चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है मिरर फॉर्मूला। तो जो मिरर फॉर्मूला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, चलिए मिरर फॉर्मूला बनाते हैं। पहले हमें एक चीज समझनी है,
पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे हम डिनोट करने वाले हैं यू से। अब वैसा ही क्या है, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस। ठीक है, पोल ये रहा, इमेज ये रही, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, और इसे हम डिनोट करने वाले हैं v से। ठीक है, तो क्या हुआ, इसे हम डिनोट करते हैं v से। तो हमें समझ में आ गया है पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोट करेंगे u से, और पोल से इमेज तक का डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस, और इसे डिनोट करेंगे v से। अब आप मुझे एक और चीज बताइए, जो हमारा पोल होता है उससे लेके प्रिंसिपल फोकस, यानी कि कैपिटल वाला एफ जो प्रिंसिपल फोकस होता है जिसे हम फोकस भी बोलते हैं, तो पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो वो होता है फोकल लेंथ। क्या होता है वो, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, उसे हम कैसे डिनोट करते थे, स्मॉल एफ से। तो अब क्या क्या तीन चीजें हमने देखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि होता है u, और इमेज डिस्टेंस जो कि होगा v, और फोकल लेंथ जो कि होती है स्मॉल एफ। अब इन तीनों का जो रिलेशन है, इन तीनों के रेसिप्रोकल का जो रिलेशन है वही कहलाता है मिरर फॉर्मूला, यानी कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और ये जो फॉर्मूला है, ये जो तीनों टर्म्स का रेसिप्रोकल है, यही कहलाता है मिरर फॉर्मूला। यहां पर u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v है इमेज डिस्टेंस, और स्मॉल f है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ को। तो इजी था ना मिरर फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अब आपको एक चीज याद रखनी है, इन तीनों को आप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना, मूड अच्छा होगा तो पॉजिटिव कर लेंगे, मूड बेकार हुआ तो नेगेटिव कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। साइन कन्वेंशन पढ़ के आए हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर इमेज और ऑब्जेक्ट हमको लगा तो हम क्या करने वाले, उसे नेगेटिव लेने वाले, और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, पॉजिटिव लेने वाले हैं। और जो फोकल लेंथ है उसका हमने एक और चीज पढ़ी थी जब हम कुछ टर्म्स को समझ रहे थे। ठीक है, पहले ही अभी हमने कुछ पॉइंट्स को जब डिस्कस किया साइन कन्वेंशन में, तो हमने देखा था कि जो कॉनकेव है उसके लिए फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। तो अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा केस आपके पास है। अगर आपके पास होता है कॉनकेव वाला तो ये जो 1/f है वो क्या हो जाएगा, -1/f हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, यानी कि जो v u स्मॉल f है, इन तीनों टर्म्स या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव। ये किस पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे और उन सभी रूल्स पे जो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़े हैं साइन कन्वेंशन में। तो अब हमें समझ आ गया है, मिरर फॉर्मूला को एक और बार समराइज करते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और इन तीनों टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है, जो मेन फॉर्मूला है जो आपको दिख रहा है बॉक्स के अंदर, यही कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला होता है। तो इसी के साथ मिरर फॉर्मूला यहाँ पर फिनिश होता है। चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है, इससे आप एक बात नहीं सीख पाएंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यानी कि अब बात करने वाले स्फेरिकल मिरर्स का जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होने वाला है। देखिए अब होता क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पहले हम समझेंगे और फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इसको लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, और ये क्या करता है, जो मैग्निफिकेशन है स्फेरिकल मिरर का, ये एक रिलेटिव एक्सटेंट देता है। ये बताता है कि इमेज कितनी मैग्नीफाई होके बनने वाली है ऑब्जेक्ट की, यानी कि इमेज कितनी बड़ी बनेगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, ये जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही बनेगी। तो मैग्नीफाइड यही बताने वाला है, यानी कि जो मैग्निफिकेशन हमारा टॉपिक है वो यही बताएगा कि इमेज कितनी ज्यादा मैग्नीफाइड होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको यही की यही याद हो जाना है, और मत चिंता कीजिए आप नहीं भूलने वाले हैं, जो कि है
m इक्वल्स टू, अब ये m क्या है, स्मॉल m लेना है, ये होता है मैग्निफिकेशन, क्योंकि पढ़ भी रहे मैग्निफिकेशन तो डिस्क्राइब किसको करेंगे, मैग्निफिकेशन को ही करेंगे। तो यहां से स्मॉल m हम ले रहे हैं जो कि क्या है, मैग्निफिकेशन, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिया है हमने, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला काय का हो गया, मैग्निफिकेशन का। और क्या फॉर्मूला बना है, जो इमेज है, जो हमारी इमेज है उसकी हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का। अब इसका आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, और वो फॉर्मूला देखने के बाद बात करेंगे इंटरेस्टिंग चीज की। और जो दूसरा फॉर्मूला में देखने को मिलता है वो होगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमें पता है, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम करेंगे u से। तो क्या हो गया, v अपॉन u हो गया, ठीक है। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दो फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं मैग्निफिकेशन को लेके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज आप ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप पूरा की पूरा ऐसे ही याद कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा काम का है। अब यहां से एक मजेदार चीज देखने को मिलती है जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मैग्निफिकेशन है, अगर ये इक्वल्स टू हुआ 1, क्या है, जो मैग्निफिकेशन है हमारा वो इक्वल्स टू हुआ 1, और मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इमेज कितनी मैग्नीफाई हो रही है, कितनी बड़ी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो दरअसल समझिएगा ये केस को कि यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा m है अगर इक्वल हो गया 1 के, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। क्या बोला मैंने, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। यानी कि बच्चा अगर कांच के सामने खड़ा है, उसकी हाइट जितनी है कांच में भी कितनी दिखेगी, उतनी ही दिखेगी। और ये कहां पर होता है, आपके घर के मिरर्स में होता होगा, यानी कि जो आपके घर में प्लेन मिरर्स है उसमें ऐसा होता होगा। तो वहां पर क्या है, वहां पर कौन सा केस लगा हुआ है, m इक्वल्स टू 1। इसीलिए आपके घर के मिरर में जितने बड़े हैं आप, उतनी ही बड़ी है आपकी मिरर की इमेज। क्यों, क्योंकि m इक्वल्स टू 1 है। लेकिन अब क्या होता है, जब आप अपनी अपनी सिटीज के चिड़ियाघर में जाएंगे, ठीक है, और कहीं और जाते होंगे जहां पर मेला लगता है, तो वहां पर क्या होगा, कुछ कांच के जो रहते हैं, ठीक है, वो बने हुए होते हैं जो कि बड़े मजेदार होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा भूल सा गया हूँ, बहुत पहले गया होऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, वहां पर कुछ कांच ऐसे होते हैं जिनके सामने आप खड़े हो जाएंगे, आप बहुत मोटे लगने लग जाते हैं। अब आप देखते बोले मैं तो इतना मोटा नहीं हूं, लेकिन सामने दिख रहा हूं। अब आप सभी हंसने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। अब एक और कांच है जिसके सामने आप बड़े छोटे दिखने लग गए, आप बोलेंगे वाह मैं तो छोटा हो गया, ठीक है। अब एक बच्चा है जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही, लेकिन वहां पे एक कांच ऐसा भी रखा रहता है जिसके सामने वो जाता है तो उसको हाइट बहुत बड़ी दिखने लग जाती है, वो खुश हो जाता है, सपना ऐसे ही पूरा हो गया, ठीक है। तो अब ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि जो पहला केस हमने देखा है वहां पर मैग्निफिकेशन क्या था, इक्वल्स टू 1 था। तो क्या है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। तो यहां तो कुछ भी वैसा नहीं है। लेकिन जो हमारा अगला केस है उसमें ऐसा होने वाला है। यहां पर क्या होगा, जो m इक्वल्स टू 1 था वो 1 नहीं रहने वाला है, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं रहने वाला है, वो होगा m लेसर होगा 1 से। यानी कि जब 1 की वैल्यू ज्यादा होगी मैग्निफिकेशन से, तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, जब 1 ग्रेटर होगा m से, क्या है, जब 1 ग्रेटर होगा m से, तो क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटी होगी। यानी कि सामने वाले की हाइट होगी 5 फुट और दिखने कितने वाला है, 2 फुट दिखेगा, बहुत छोटू दिखने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा लेकिन कांच में इमेज जरा सी आने वाली है। कब होगा वो, जब 1 ग्रेटर होगा m से, यानी कि हमारे मैग्निफिकेशन से। अब तीसरा केस देख लेते हैं, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर अब m बड़ा होगा 1 से, यानी कि क्या है, जो m है, जो मैग्निफिकेशन है, इसकी वैल्यू ग्रेटर है 1 से। तो यहां पर क्या देखने को मिलने वाला है, यहां पर उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहां पर इमेज का साइज बड़ा होगा। अब ऑब्जेक्ट जितना भी है, चाहे वो 7 फुट क्यों ना हो, वो मिरर में और बड़ा दिखेगा, जितना भी है ना एग्जैक्ट, उससे तो बड़ा ही दिखने वाला है। तो जो हमारा थर्ड केस है जिसमें क्या होने वाला है, m ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा 1 से, तो जो इमेज बनने वाली है वो बड़ी बनेगी और ऑब्जेक्ट छोटा होगा। तो ये तीनों
थे केसेस जो कि हमें समझ में आ चुके हैं। तो मैग्निफिकेशन आ गया है, उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है और क्या देखना है, ये तीनों केसेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, थोड़े मजेदार भी आपको समझ में आ गया, नहीं तो हर बार क्या होता था, मिरर के सामने जाके हंसने लग जाते थे। लेकिन इस बार समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे m=1 है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे स्मॉलर है। तो इसी के साथ चलते हैं दूसरे टॉपिक पर और समझते हैं कि मिरर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन सा है प्लेन मिरर, कौन सा है कॉनकेव और कौन सा है कॉन्वेक्स। चलिए पता लगाते हैं। तो अब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा मिरर क्या है, यानी कि बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर की। तो अगर क्या है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज है। क्या बोला मैंने, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज है। ऐसा कहां पर होता है, हमारे घर में जो मिरर है उसमें होता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी रहने वाली है इमेज। तो वो मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर। तो ये पहले केस में कौन सा मिरर होने वाला है, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर कब होगा, जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होगा। और दूसरे केस में हमें ये देखने को मिल रहा है, क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो ठीक है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है। अब जो इमेज है वो डिमिनाइज्ड है सभी पोजीशन पे, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, जो इमेज बन रही है वो डिमिनाइज्ड ही बन रही है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। डिमिनाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल, यानी कि जब इमेज क्या बन रही है, थोड़ी सी स्मॉल टाइप की बन रही है, थोड़ी हल्की हल्की सी बन रही है, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होने वाला है। और तीसरा केस क्या होने वाला है, अब आप खुद समझ गए होंगे कि यहां पर इमेज क्या होगी, बड़ी होने वाली है। तो वैसा यहां पर है, जो तीसरा केस है कॉनकेव मिरर का, वहां पर क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बड़ी होगी। यानी कि मिरर में जो इमेज बनेगी थर्ड वाले केस में वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो क्या है, जब इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले तो वो होगा कॉनकेव मिरर। और ये कौन कौन यूज करता है, बार्बर और डेंटिस्ट करते हैं, ताकि दांत और हेयर्स और जो फेशियल हेयर्स है थोड़े बड़े बड़े दिखे। कभी चेक करना बार्बर के यहाँ जाके, पहले अपने घर में देखना अपने बाल और फिर वहां जाके देखना, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वो कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी दिखने वाली है इमेज। तो तीनों केसेस हमको समझ में आ गए हैं। जब इमेज और ऑब्जेक्ट होंगे इक्वल साइज के, प्लेन मिरर है। और जब इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले तो कॉनकेव मिरर है। और जब इमेज छोटी होगी तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसी के साथ हम समझ गए हैं मिरर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जहां भी मिरर देखे ना, पहले पता लगा लेना ये कौन सा वाला मिरर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और बढ़ते हैं इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और इस सेक्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और रिसेंटली ईयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एकदम याद रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बहुत ज्यादा जान भी लगाएंगे और एनर्जी भी लगाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बात करेंगे इसकी सारी एप्लीकेशंस की भी बहुत अच्छे से। तो पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, यानी कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो स्टार्ट कहां से होता है। ये कुछ नहीं है, यानी कि क्या है, बड़ा इजी है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला है मुश्किल सेक्शन है। आप लोग इसे मुश्किल बना देते हैं क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोग डरने लग जाते हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, तो ये आपके लिए इवेंचुअली इजी ही रहेगा। तो बात करें जो रिफ्रैक्शन है वो कुछ नहीं है, सिर्फ लाइट के डायरेक्शन में चेंज हो जाना। क्या होना, जो लाइट रे है ना वो ऐसी जा रही है, उसका डायरेक्शन ऐसा है, चेंज हो गया, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे ऐसी जा रही है उसका डायरेक्शन बदल जाना, ऐसा हो जाना, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट कंडीशन क्या होगी यहां पर, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। क्या कंडीशन है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो अगर मैं सिंपली अब बोलूं, जो बातें हमने पढ़ी है उन सबको जोड़ के, तो लाइट के पाथ में यानी कि लाइट के रास्ते में उसका डायरेक्शन का बदल जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, और वही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब क्या होता है, हमें ये याद रखना है कि यहां पर लाइट का जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन मीडियम भी चेंज हो रहा है। यही तो बोला ना डेफिनेशन में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, उसके पाथ में चेंज होना, उसके डायरेक्शन में चेंज होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब जब वो क्या होगा, रेयरर से डेंसर में जाएगी। रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, सब बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, बस अभी ये याद रखना है।
अगर वो लाइट रे रेयरर से आई है, कहां से आ रही है, रेयरर से आ रही है, आने दो, जाएगी डेंसर में। तो कहां से आई है, रेयरर से आएगी और डेंसर में जाएगी, तो वो होगी बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या करना है, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से चिपका दो। क्या करना है, नॉर्मल से चिपका दो। कब चिपकाना है नॉर्मल से, सिंपल सी बात है, नॉर्मल से चिपकाना है जब वो रेयरर से डेंसर में आ रही है, यानी कि जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर में आ रही है तो वो बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि उसको चिपका दो, उसको बैंड करा दो नॉर्मल से। इस केस में क्या होगा, जो आई है, जो एंगल आई होगा वो बड़ा होगा एंगल आर से। ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब दूसरा क्या होगा, रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो नॉर्मल से चिपका दिया था हमने, या रेयरर से डेंसर वाला केस नहीं लेंगे, डेंसर से रेयरर लेते हैं। यानी कि अगर अब वो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि पहले नॉर्मल से चिपका रहे थे, अब नॉर्मल से दूर करना है, यानी कि इस बार उसे नॉर्मल से दूर कर देना है। और यहां पर क्या होगा, जो एंगल आर है वो बड़ा होगा एंगल आई के मुकाबले। ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत जो बाउंसर है ना उसको बैक पे लाते हैं और बाउंड्री के बाहर पहुंचाते हैं। कैसे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं है, लाइट की डायरेक्शन में चेंज हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। और जब वो कहां पे आ रही है, रेयरर से डेंसर जाती है, कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर जाएगी, तो क्या होगी, नॉर्मल से चिपका दो, यानी कि बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर ले जाना है। कब ले जाना है दूर नॉर्मल से, कब, जब वो डेंसर से रेयरर की तरफ आएगी। तो ये हमें समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो समझ में आ गया है, तो अब बात करेंगे कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। रिफ्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट है ना उसकी स्पीड हर जगह अलग होती है, और जिसमें ज्यादा होगी वो रेयरर है और जिसमें कम होगी वो डेंसर है। यानी कि रेयरर डेंसर कुछ नहीं था, सिर्फ जिसमें ज्यादा स्पीड होगी वो रेयरर मीडियम होगा और जिसमें कम स्पीड होगी वो डेंसर मीडियम होगा। तो क्या होता है, अब लाइट की स्पीड इन सब में अलग अलग होती है। रेयरर का एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप एयर ले लीजिए, एयर से लाइट आ रही है, लाइट की रे आ रही है एयर में, बड़ी मस्ती से आ रही है एयर में। अब वो क्या है, वाटर में चली गई, ठीक है, एयर पार हो गई, नीचे नदी थी, वाटर में गई वो लाइट, लाइट जाएगी तो सही वाटर में। अब वाटर में जब वो लाइट जाएगी तो वो काय में आ गई है, डेंसर मीडियम में, काय में आ गई है, डेंसर मीडियम में। और डेंसर मीडियम में लाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि जो लाइट की स्पीड है वो चेंज होती रहती है सब में, और रेयरर में ज्यादा होगी डेंसर के मुकाबले, और उससे भी कुछ ज्यादा डेंसर हुआ तो उसमें और कम हो जाएगी। यानी कि देखिए, एयर में सबसे ज्यादा होगी वो रेयरर मीडियम है, वाटर में कम हो जाएगी वो एक डेंसर मीडियम है, और जो ग्लास है उसमें और कम हो जाएगी क्योंकि वो और ज्यादा डेंसर मीडियम है। और इसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वो हवा में तो ऐसी आ रही है, अब नीचे पानी है तो उसमें स्पीड कम हो जाती है, तो उसकी स्पीड कम होने के कारण उसका पाथ यानी कि उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। और हमने देखा यही तो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आप ये भूले तो नहीं है कि जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएंगे तो क्या करना है, नॉर्मल से चिपका दो, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल से दूर ले जाना है। चलिए अब कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं और इसके बाद में बात करेंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि एग्जाम में 80% चांसेस है कि आएगा ही आएगा। तो अब एप्लीकेशंस में जो पहली एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं। आप एक गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें पेंसिल ऐसी रखिएगा, पेंसिल को ऊपर से देखिएगा और या साइड से देखिएगा, आपको थोड़ी सी टिल्टेड दिखेगी। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से वहां पर ऐसा हो रहा है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमने भी हमारे टाइम पे किया था और आप लोग भी ये करेंगे, आप बहुत इजीली इस चीज को समझ जाएंगे। एक नींबू लेना है, ठीक है, लेमन जो होता है उसको गिलास में पानी डालना है, लेमन डालना है, ठीक है, नींबू पानी नहीं बना रहे हैं ना, नींबू ऐसे की ऐसे डालना है बिना काटे, उसको डालेंगे। जब हम उसे ऊपर से देखेंगे तो वो हमें नॉर्मल साइज का ही दिखता है, बट उस गिलास को अब ऊपर उठाना है जो कि पानी से भरा हुआ है और जिसमें हमने एक लेमन भी डाल रखा है। तो जब हम उसको साइड से देखेंगे वो लेमन हमें उसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखने लगेगा। इसका मतलब असल में वो बड़ा नहीं हुआ है ना, नहीं तो तुम ऐसे ही बेनिफिट करते रहोगे, बड़ा हो गया बड़ा हो गया, वो दिखेगा बड़ा हमें सिर्फ उस ग्लास में। और ऐसा क्यों होता है,
ये भी होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसके जो दो एग्जांपल्स हैं ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। और हम रिफ्रैक्शन तो समझ ही चुके हैं कि लाइट का जो लाइट रे है उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। और आपको बात हमेशा याद ये रखनी है कि रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है डेंसर के मुकाबले। और रेयरर में सबसे अच्छा कौन है? एयर। और उसके बाद डेंसर में किसको लेते हैं? वाटर। और उससे भी ज्यादा डेंसर कौन है? ग्लास। तो अब हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो ग्लास वाला ही है, यानी कि रिफ्रैक्शन की बात करेंगे थ्रू अ ग्लास। यानी कि ग्लास का जो एक स्लैब है उसके रिफ्रैक्शन कैसा होगा, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा गया है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था एप्लीकेशन समझाने से। तो ये टॉपिक पे आपको निगाहें रखनी है और इसको एकदम अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो वो कैसे होगा, चलिए देख ही लेते हैं। तो क्या है, इसका डायग्राम आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, काफी बड़ा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो पूरी नजर इधर ही रखिएगा। तो अब यहां पर क्या होने वाला है, देखिए, जब इंसिडेंट रे आएगी तो शुरू में आ रही है एक लाइट रे आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अब लेकिन ये जो ABCD जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये क्या ग्लास स्लैब है? क्या है? ग्लास स्लैब है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या होता है, वो इंसिडेंट रे आई, जो ऊपर की लाइन है वो क्या है, ऊपर से एक लाइट रे आ रही है जिसे हम इंसिडेंट रे बोल देते हैं। बट अब वो क्या है, पहले तो रेयरर मीडियम में थी यानी कि एयर में, बट वो अब उस क्या है, उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में एंटर कर गई है। अब ग्लास में क्या होने वाला है, स्पीड हो जाएगी कम, क्योंकि वो क्या है, एक डेंसर मीडियम है। और हम क्या जानते हैं, जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल से चिपका दो, एकदम जितना चिपका सकते हो चिपकाना है। तो अब देखिए, वो जो इंसिडेंट रे है जब जा रही है ग्लास स्लैब में, तो वो जैसे ही गई तो उसका डायरेक्शन ऐसा होना था, बट वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अब वहां पर जो नॉर्मल बनी हुई है उससे हमने उसे एकदम चिपका दिया है। तो ये था हमारा पहली बार का रिफ्रैक्शन। देखिए, इसमें दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार तो जब वो एंटर होती है और एक बार जब वो इस ग्लास से बाहर निकलेगी। तो पहले हम जहां एंटर हो रही है ना उसको लेके सारी चीजें समझेंगे, और फिर दूसरी बार का समझेंगे जब वो बाहर निकल रही है तो क्या क्या होने वाला है। तो पहले क्लियर करते क्या हुआ है, एक इंसिडेंट रे आई है, अब वो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। और क्योंकि वो रेयरर से डेंसर में गई है, डेंसर में स्पीड कम होगी, तो वो जो नॉर्मल आपको दिख रही है उस इंसिडेंट रे के पास, उससे देखिए चिपक गई है। क्या हो गई है, चिपक गई है। तो वहां पर क्या है, जो आई है वो ज्यादा बड़ा है एंगल आर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो गया, वो बैंड हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब वहां से क्या होता है, वो बाहर निकलेगी, यानी कि अब दूसरी बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो देखिए, ऊपर वाले में तो हमें दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ जो दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा उस पे क्या होगा, अब वापस से डेंसर में से रेयरर में जाएगा। डेंसर में स्पीड क्या होती है, कम, और रेयर में क्या होती है, ज्यादा। यानी कि अब ये जो लाइट रे है जो ग्लास स्लैब के अंदर है, अब ये उस ग्लास स्लैब से बाहर निकलने वाली है, यानी कि डेंसर से वापस रेयरर में आने वाली है। तो स्पीड क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और हम जानते हैं जब स्पीड बढ़ेगी तो उसका एंगल भी खुलने वाला है, यानी कि बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर क्या होता है, दूसरी बार रिफ्रैक्शन के लिए भी नॉर्मल बनती है, और उसके बाद वो ग्लास स्लैब तक है, वहां तक तो ठीक है। जैसे ही ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो क्या होने वाला है, वहां से वो थोड़ा सा उससे अवे होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेयरर में आ चुकी है और स्पीड फिर से बढ़ जाएगी। बट इसको हम अब एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलेंगे। जी हाँ, जो हमारा ऊपर का है सेकंड में, उसे हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माना है, आर माना है, और नीचे आके वो रे क्या है, वापस थोड़ी सी खुल जाती है, क्योंकि वो डेंसर से रेयर में आ चुकी है, उसकी स्पीड बढ़ गई है, इसीलिए बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट उसे हम ई लिख रहे हैं। अब ई क्यों लिख रहे हैं, इससे बोलते हैं इमर्जेंट रे, यानी कि जो अब ये बाहर रे निकल रही है ना रिफ्रैक्शन के बाद, वो होती है इमर्जेंट रे। इसको इमर्जेंट रे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो तो ऊपर थी, इंसिडेंट रे कहां पर है हमारी, वो ऊपर थी, और वो तो कैसे जाने वाली थी, वो ऐसी आ रही थी, वो ऐसी ही जाती, लेकिन वो ऐसी क्यों नहीं जा पाई,
क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो गया था, और मीडियम चेंज होने के कारण वो थोड़ी सी झुक जाती है और ऐसी ऐसी जाती हुई बाहर निकलती है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, जो बाहर निकल रही है इमर्जेंट रे बोल रहे हैं, इसको इंसिडेंट रे नहीं बोल रहे हैं जो नीचे से निकली है। तो अब हमें क्या समझना है, यहां पर हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि ये जो ई है यानी कि जो इमर्जेंट रे है ये इक्वल है इंसिडेंट रे के। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे बताएंगे इंसिडेंट रे के इक्वल है? बिल्कुल सिंपल है, देखिए वो इंसिडेंट रे के यहां से वो एक्चुअली में जैसा जाने वाली थी उसको वैसा ही भेज देते हैं। एक्सेप्शन ले रहे हैं, ऐसी वो जा नहीं सकती है लेकिन वैसा ही उसको भेज देते हैं, यानी कि वो ऐसे आ रही थी और उसका डायरेक्शन चेंज हो गया था। तो इस बार हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते, ऐसा ही ऐसा 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 लाइटली हम ड्रॉ करेंगे कि अगर वहां पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो वो कैसे जाती। और आपको दिख भी रहा होगा इमर्जेंट के ऊपर वो लाइट रे है जो थोड़ी सी हम बहुत लाइटली बनी हुई है, तो वो हमारी इंसिडेंट रे की यहां पर अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो वो कैसे ट्रेवल करती, तो वो वहां तक आ चुकी है। और इससे क्या पता चल गया है कि इंसिडेंट रे इक्वल है इमर्जेंट रे के। तो यानी कि यहां से क्लियर हो गया जो इमर्जेंट रे वो किसके इक्वल है, हमारी इंसिडेंट रे के। अब यहां से एक और चीज जो आपको देखनी है वो क्या है, वो जो इंसिडेंट रे है जो अगर डेंसर मीडियम नहीं होता तो ऐसी की ऐसी ही जाती वो, और जो हो चुकी है जब टकराने के बाद डेंसर में जो निकली है हमारी इमर्जेंट रे, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे। अब सिंपली इस सभी को समराइज करते हैं, जितना भी नॉलेज आपको मिल गया इस टॉपिक को लेके उसको भी यूज करना, इस फिगर को भी देखना और हमें चेक करना है कि अब हम सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शुरू में एक लाइट रे आती है जो कि रेयरर मीडियम से आ रही है, अब वो आ जाती है डेंसर में, और डेंसर में आने के कारण उसकी स्पीड हो जाती है स्लो, तो वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल के पास एकदम ऐसी बैंड होती हुई हमें वो ऊपर वाले रिफ्रैक्शन में दिख रही है। अब फिर क्या होता है, जैसा जाना था वैसा तो जा नहीं पाई क्योंकि डेंसर में आ गई है, तो वो वैसी ही जाती है। अब वो जब ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो दूसरी बार भी वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, तो वहां पर भी एक नॉर्मल हमने ड्रॉ की है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और जैसे ही वो उस डेंसर से रेयर में आती है तो अब क्या होगा, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उसको हमने इंसिडेंट रे का नाम नहीं दिया है क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल गया था, यहां पर हमने उसे इमर्जेंट रे का नाम दिया है। और फिर हमें बताना था कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे इक्वल है, तो हमने जो इंसिडेंट रे थी अगर डेंसर मीडियम नहीं होता तो जैसी वो जाती वैसा ड्रॉ करा और वहां से हमने चेक किया कि वो इक्वली है। देखिए जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो कैसी आती, वो एकदम साथ में ही है, तो वो क्या हो गए, इक्वल हो गए दोनों। और यहां से जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस टॉपिक को जैसा इस स्क्रीन पर दिखाया गया है वैसा ही आपको लिखना है, जितना मैंने समझाया है उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। चाहते तो और डेप्थ में आपको समझा सकता था लेकिन मैंने नहीं समझाया, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही डायग्राम बनाना है और इतना ही नॉलेज रखना है, पूरे नंबर गेन करेंगे। तो इसी के साथ ये जो अपना ग्लास वाला टॉपिक था, रिफ्रैक्शन कैसे होगा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, यहाँ पर ओवर होता है। तो ये टॉपिक कवर कर चुके हैं हम बहुत अच्छे से। अब जो रिफ्रैक्शन के लॉज है वो क्या है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बच रहा है, और लेंस जैसा एक टॉपिक बच रहा है जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट अब एक छोटा सा ब्रेक हम लेने वाले क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, तो इतना जितना भी है इसको पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और फिर इसके बाद हम पार्ट 3 में इस चैप्टर को पूरे तरीके से ओवर कर देंगे। और फिजिक्स का इतना बड़ा चैप्टर जो कि आपको 5 से 7 नंबर दे के जाएगा एग्जाम में, उसके लिए आप 2.5 घंटे तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं। तो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मुझे पता है वीडियो लेक्चर्स बहुत बड़े हो रहे हैं लाइट चैप्टर को लेके, बट बुक के कंटेंट में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको पूरा नॉलेज मिलना चाहिए ताकि नंबर्स कहीं से भी बच के जाने ना पाए। तो इस चैप्टर के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ मैं मीर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और